हेलो एवरीवन। आज हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम ये देखें कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका अर्थ क्या है। उसके बाद हम ये देखें कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, उसकी कौन कौन सी श्रेणियाँ होती है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले एक जो वीडियो थे उसमें अपन ने ये डिस्कस किया था कि भी किसी भी वस्तु की जो मांग होती है वो उस वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है, वो संबंधित वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है और वो जो है आय पर निर्भर करती है। तो कीमत पर जो निर्भर करती है उसको अपन कीमत मांग की कीमत लोच कहते हैं, और जो संबंधित वस्तुओं की कीमतों पर मांग निर्भर करती है उसको हम मांग की आड़ी या तिरछी लोच कहते हैं। और जो आय के ऊपर मांग निर्भर करती है उसको आपा जो है मांग की आय लोच कहती है। यानी जब हम कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में होने वाले परिवर्तन को मापते हैं तो मांग की आय लोच। जब हम संबंधित वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन के आधार पर मांग की लोच को मापते हैं तो मांग की आड़ी या तिरछी लोच। और जब हम उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन के आधार पर मांग में होने वाले परिवर्तन का माप किया है तो वो जो है मांग की आय लोच कहलाती है। तो मांग की आय लोच से अभिप्राय अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें समान रहने का मतलब क्या है? वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं आना चाहिए, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन नहीं आना चाहिए, और अन्य जो मांग को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स है उनमें भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन के कारण किसी विशेष वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन का जो माप किया जाता है उसे हम मांग की आय लोच कहते हैं। तो जो मांग की आय लोच होती है उसका जो हमारे पास में परिभाषा देखिएगा आप। वॉटसन के अनुसार मांग की आय लोच से अभिप्राय आय में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांगी गई मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात से है। तो वही बातें यहाँ पर है कि किसी भी उपभोक्ता की आय में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसके कारण किसी विशेष वस्तु की मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसका जो माप किया जाता है वही जो है मांग की आय लोच कहलाती है। अब इसका फार्मूला देखिएगा। इलास्टिसिटी ऑफ इनकम यानी मांग की आय, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम मांग की जो आय लोच है उसका जो फार्मूला हमारे पास में है मांगे की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा उपभोक्ता की आय में प्रतिशत परिवर्तन। जब अपन ने कीमत लोच निकाली थी तो कीमत लोच में हमारा फार्मूला क्या था? P बटा Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। तो हमने यहाँ पर कीमत में परिवर्तन के आधार पर लिया था तो फार्मूला वही रहेगा। अब इसमें अपन कीमत के स्थान पर इनकम को ले लेंगे तो Y बटा Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा Y। तो ये हमारे पास में जो है मांग की आय लोच निकालने का फार्मूला आ जाएगा। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला क्या है? डेल Y अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा Y। अब मांग की जो आय लोच है उसकी श्रेणियां जो है वो कौन कौन सी है, अब उनको आप देखते हैं। मांग की जो आय लोच होती है उसको हम जो 3 भागों में बांट सकते हैं। मांग की धनात्मक आय लोच, मांग की शून्य आय लोच और मांग की ऋणात्मक आय लोच। अब जो मांग की धनात्मक आय लोच होती है उसके आगे 3 भाग हैं। मांग की इकाई लोच, मांग की इकाई से कम आय लोच और मांग की इकाई से अधिक आय लोच। तो आगे जो हम सबसे पहले देखेंगे मांग की धनात्मक आय लोच क्या होती है, उसके बाद हम मांग की धनात्मक आय लोच की इकाई लोच, इकाई से कम लोच और इकाई से अधिक लोचदार मांग को जो वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मांग की जो ऋणात्मक आय लोच है उसका क्या अर्थ है और मांग की जो शून्य आय लोच है उसका क्या अर्थ है। तो आइए शुरू करते हैं। मांग की धनात्मक आय लोच, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह जो है किसी भी उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर उसकी मांग में वृद्धि को दिखाता है, और उपभोक्ता की आय में जो कमी होती है उसके कारण उपभोक्ता के द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मांग में होने वाली जो कमी है उसका माप करता है। तो किसी भी वस्तु की मांग की धनात्मक आय लोच से अभिप्राय उस स्थिति से जिसमें उपभोक्ता की आय के बढ़ने पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि होती है और आय के कम होने पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में कमी होती है। तो जब इसका हम माप करते हैं तो वो आय की जो है धनात्मक लोच कहलाता है।
और सामान्य वस्तुएं जो होती है, सामान्य वस्तुओं की जो मांग की जो आय लोच होती है वो धनात्मक होती है। धनात्मक आय लोच जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहला, मांग की इकाई आय लोच। दूसरा, मांग की इकाई से कम आय लोच। और तीसरा, मांग की इकाई से अधिक आय लोच। तो अब मांग की इकाई आय लोच जो होती है वो क्या होती है वो देखिए। ओ एक्स एक्स के ऊपर हमने जो क्वांटिटी ली और ओ वाई के ऊपर हमने इनकम ली है। प्रारंभ में जो इनकम है वो ओ वाई है और मात्रा जो है वो ओ क्यू है। जब इनकम बढ़ करके ओ वाई टू हो जाती है तो मात्रा के अंदर भी समान वृद्धि होती है। ये ओ क्यू टू हो जाती है। तो ये अगर कीमत के इनकम के बढ़ने पर जब मांग में वृद्धि होती है तो जब आप इसको, ये जो हमारे पास में डी के मांग वक्र है, ये धनात्मक आय लोच को दिखाता है। तो ये हमारे पास में जो है डी मांग वक्र है, ये जो है धनात्मक आय लोच को दिखा रहा है। तो जब कभी भी मांग वक्र जो होता है इनकम और क्वांटिटी में रिलेशनशिप दिखाने वाला जो है नीचे से ऊपर की तरफ उठता हुआ होगा, बाएं से दाईं तरफ चलता हुआ होगा, तो वो मांग वक्र जो है वो धनात्मक आय लोच को दिखाएगा। अब आगे देखते हैं आप मांग की इकाई आय लोच। मांग की इकाई, किसी वस्तु की मांग की इकाई आय लोच उस अवस्था में होती है जब आय में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में मांग में भी परिवर्तन होता है। अगर इनकम जो है 10% बढ़ी है तो डिमांड में भी 10% की जो है वृद्धि होगी। और अगर इनकम जो है वो 10% कम हुई है तो मांग है वो भी 10% ही कम होगी। तो जब एक समान अनुपात में मांग और आय में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है, एक ही दिशा का मतलब इनकम बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो मांग भी कम होगी, तो उस अवस्था के अंदर मांग की जो लोच होती है वो आय लोच होती है वो इकाई के बराबर होती है। दूसरा, मांग की जो है इकाई से अधिक आय लोच। किसी वस्तु की मांग की आय लोच इकाई से अधिक उस अवस्था में होती है जब आय में जिस अनुपात में वृद्धि या कमी होती है मांग में उससे अधिक अनुपात में वृद्धि या कमी होगी। जैसे मान लीजिए कि भी इनकम जो है वो 100 से बढ़ करके 200 हो गई और पहले जो है 10 वस्तुओं की मांग थी तो अब वस्तुओं की मांग जो बढ़ करके 30 की हो गई। तो इनकम में 2 गुनी वृद्धि हुई थी लेकिन उसके मुकाबले जो मांग है उसके अंदर 3 गुना वृद्धि हुई है। तो जिस अनुपात में मांग में आय में वृद्धि होती है, अगर उससे अधिक अनुपात में मांग में वृद्धि होती है तो वो इकाई से अधिक लोचदार है। अगर आय में कमी होती है तो उसके कारण अगर मांग में होने वाली कमी अधिक होती है तो उस अवस्था के अंदर भी मांग की जो आय लोच है वो इकाई से अधिक लोचदार होती है। यानी आय में होने वाले परिवर्तन के कारण जो मांग में होने वाला परिवर्तन है वो ज्यादा होता है तो उस अवस्था के अंदर मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। आगे, मांग की इकाई से कम आय लोच। किसी भी वस्तु की जो आय लोच होती है वो इकाई से कम उस अवस्था के अंदर होती है जब आय में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है मांग में उससे कम अनुपात में परिवर्तन होता है। जैसे आय में 10% की वृद्धि हुई, मांग जो है उसमें केवल 7% की वृद्धि हुई। यानी आय के मुकाबले मांग में कम वृद्धि हुई, आय में जो है 10% की कमी हुई, उसके मुकाबले मांग में जो कमी होती है वो 7% की होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आय में जिस अनुपात में परिवर्तन हो रहा है अगर मांग में उससे कम अनुपात में परिवर्तन होता है तो उस अवस्था के अंदर मांग की जो आय लोच होती है वो इकाई से कम लोचदार होती है। अब आगे, मांग की ऋणात्मक आय लोच। जब उपभोक्ता की आय के बढ़ने से वस्तु की मांग कम हो जाती है और आय के कम होने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है, उस अवस्था के अंदर मांग की जो आय लोच होती है वो ऋणात्मक होती है। यानी इनकम में इंक्रीज हुआ, डिमांड डिक्रीज हो गई, और अगर इनकम में कमी होती है तो उसकी वजह से मांग में वृद्धि होती है। तो उस अवस्था के अंदर मांग की जो आय लोच होती है वो ऋणात्मक होती है। और ये ऋणात्मक जो आय लोच होती है वो घटिया वस्तुओं की अवस्था में होती है। यानी जो निम्न कोटि की वस्तुएं होती है उनकी मांग की जो आय लोच होती है वो ऋणात्मक होती है। अब हम इस ऋणात्मक आय लोच का जो मांग वक्र है वो देखते हैं।
ओ एक्स के ऊपर हमने क्वांटिटी और ओ वाई के ऊपर हमने इनकम ली है। प्रारंभ में जो आय है वो ओ वाई है, और जब ओ वाई इनकम है उस अवस्था के अंदर जो मांग की जाती है वस्तु की वो ओ क्यू के बराबर की जाती है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। अब जब इनकम बढ़ करके ओ वाई टू हो गई तो उस अवस्था के अंदर मांग जो वो कम होकर के ओ क्यू टू हो जाती है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि भी जब इनकम बढ़ी तो उस अवस्था के अंदर मांग जो है पहले से कम हो गई। इसका मतलब इन दोनों के अंदर जो संबंध है वो ऋणात्मक है। तो ये हमारे पास में अगर आप ऐसे इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमारे पास में जो है एक मांग वक्र आता है, और ये जो मांग वक्र है ये डी वाई मांग वक्र है, ये जो है मांग की जो आय लोच है उसके ऋणात्मकता को दिखाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनकम और जो क्वांटिटी है मांग की उसके अंदर विपरीत संबंध है। इनकम के बढ़ने पर मांग कम हो रही है, और जब इनकम कम होती है तो उस अवस्था के अंदर मांग बढ़ती है। मान लीजिए हमारे प्रारंभिक इनकम ये है, प्रारंभिक क्वांटिटी ये है, जब इनकम कम हुई तो उसकी वजह से मांग बढ़ गई। तो इस प्रकार से आय और मांग के बीच में जब ऋणात्मक संबंध होता है तो उस अवस्था के अंदर जो है मांग की आय लोच ऋणात्मक होती है। अब मांग की शून्य आय लोच। मांग की शून्य आय लोच उस अवस्था के अंदर होती है जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर मांग में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे एक व्यक्ति की इनकम जो है वो 10,000 रुपये है, 10 वस्तुओं की मांग कर रहा है। एक व्यक्ति की इनकम कम होकर के 5,000 हो गई, 10 वस्तुओं की मांग कर रहा है। एक व्यक्ति की इनकम जो है बढ़ करके 50,000 हो गई तो भी वो 10 वस्तुओं की मांग कर रहा है। इसका मतलब आय में होने वाले परिवर्तन के कारण मांग में जो है वो कोई परिवर्तन नहीं आता। तो उस अवस्था के अंदर आय जो होती है वो मांग को प्रभावित नहीं करती। इसका मतलब उस अवस्था में मांग की जो आय लोच है वो शून्य होती है। और इसका अपन डायग्राम भी बना लेंगे। ओ एक्स के ऊपर हमने क्वांटिटी ली है और ओ वाई के ऊपर हमने इनकम ली है। प्रारंभ में जो है इनकम का लेवल ओ वाई 1 है, तो उस समय मात्रा जो है वस्तु की ओ क्यू 1 मांगी जा रही है। इस प्रकार हमारे पास में मांग वक्र आ रहा है। जब इनकम बढ़ करके ओ वाई 2 हो जाती है तो उस अवस्था के अंदर भी मांग ओ क्यू ही रहती है, और जब इनकम कम होकर के ये देखिए जब इनकम कम होकर के ओ वाई 3 हो जाती है तो उस अवस्था के अंदर भी मांग जो वो ओ क्यू ही रहती है। तो इस प्रकार जब इनकम बढ़ी डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं, जब इनकम कम हुई तो भी डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जब मांग वक्र जो होता है इनकम से रिलेटेड होता है और ओ वाई के समानांतर होता है तो उसमें इलास्टिसिटी ऑफ इनकम डिमांड के इनकम की जो है वो शून्य होती है। और इसके साथ ये हमारा जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।